हम्म, जिज्ञासा, अध्ययन, बोध और अनुभव को समझना चाहते हैं। उत्तर, अध्ययन भाषा में होता है, अनुभव अर्थ में होता है, मात्र अर्थ में होता है। अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अध्ययन भाषा में शुरुआत होता है, अर्थ में अंत होता है। अर्थ में समझने की जगह में से, तदाकार होने की जगह में से जीवन शुरू होता है। अब शरीर छूट गया साक्षात्कार से। जो समाधि संयम में होता है वो क्रिया हो गया। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृति अवस्था में। एक एक पैराग्राफ लेंगे ना? हाँ भैया। तो कौन इसको थोड़ा, अभी इसमें क्या बोला है कि जो अध्ययन और अनुभव, दो के बारे में बताया है कि अध्ययन क्या है कि जो भाषा में होता है, मतलब वो जो शुरुआत उसकी भाषा से होती है, अर्थ तक उसकी अध्ययन है, अर्थ तक। बाद में अर्थ में तदाकार होना, तदाकार होने से जीवन की शुरुआत है। अर्थ में तदाकार होने से जीवन की शुरुआत है। तो तब वो जो तदाकार होते हैं, तदाकार होने से मतलब साक्षात्कार के बाद में से जीवन की शुरुआत है, शुरू शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। मतलब अब शरीर छूट गया। मतलब जो समाधि संयम में वो जो जीवन और शरीर अलग अलग दिखते हो, या फिर शरीर का जो भान नहीं रहता, या फिर समय, शरीर और स्थल का जो बोध नहीं रहता, मतलब वो जो समाधि संयम में जो होता है वो अब इधर हो गया। लेकिन इधर इधर तो वो जो समय का तो भान रहता है, बोध रहता ही है। उसके बाद अनुभव तक पूरा का पूरा जीवन ही करता है। अनुभव तक मतलब तदाकार होने से उसके बाद अनुभव तक पूरे का पूरा जीवन ही करता है। उसके बाद पुनः चिंतन तक केवल जीवन रहता है। वापस अनुभव मूलक विधि से जब वापस आते ही, मतलब प्रमाण अनुभव प्रमाण बोध, और उसके बाद संकल्प करते हैं, तो उसमें वो जो संकल्प अनुभव बोध संकल्प का चिंतन करते हैं, तब तक जीवन रहता है। बाद में वो कुछ प्रमाणित करने के अर्थ में प्रयोजन या फिर योजना बनती है, वो उसका चित्रण होता है। तो चिंतन तक केवल जीवन रहता है। उसके बाद चित्रण आ गया, तो ये चित्रण आ गया तो शरीर जुड़ गया, वहां से शरीर जुड़ गया। शरीर क्रिया का संबंध शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है। शरीर क्रिया का संबंध जागृति के बाद 4.5 क्रिया द्वारा ही है। तो जागृति के बाद भी ये 4.5 क्रिया द्वारा ही वो जो शरीर का संबंध है, जबकि जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। जीवन में 10 क्रिया व्यक्त होता है। यही अंतर है भ्रमित और जागृति अवस्था में। मतलब वो जो शरीर जो प्रमाणित करने के अर्थ में भी 4.5 क्रिया का रोल ही है। बाकी तो वो जीवन में होता है। मतलब बाकी जो चिंतन तक है वो केवल जीवन में होता है। बाकी का जो प्रमाणित करना है तो जीवन में तो 10 क्रिया है, लेकिन वो प्रमाणित करने के अर्थ में वो चित्रण जो योजना का चित्रण बनता है, तो योजना का चित्रण बनने से वो शरीर जुड़ जाता है। और प्रमाणित करने के लिए ये 4.5 क्रिया का मतलब यूज होता है। शरीर क्रिया का संबंध वहां से जुड़ता है। इतना बताया था। और कोई जोड़ना चाहते हैं इसमें तो जोड़ सकते हैं। भैया भी जुड़ ही गए हैं हमारे साथ, योगेश भैया। जी हेलो। जी भाई। जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आवाज पहुंच रही है ना आप? जी भैया। हाँ आप। अच्छा अच्छा, उधर से वॉल्यूम स्लो है। 1 मिनट में हेडफोन लगाता हूँ। आप लोगों का वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है। अच्छा। 1 मिनट।
आगे पठन करूं? भैया एक प्रश्न है, अगर योगेश भैया जुड़ जाए तो एक बार ठीक रखते। ठीक। हाँ हेलो। जी भैया, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ हेडफोन लगाए तो आवाज आ रही, मेरी पहुंच रही ना? जी भैया, बिल्कुल ठीक। जी। हाँ भैया, हमने जो कल लास्ट में जो जिज्ञासा पढ़ी थी, अध्ययन, बोध और अनुभव को समझना चाहते हैं, उसको फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका कुछ मीन्स वो डिस्कशन नहीं हुआ था कल, इसलिए। जी ठीक है ना, बढ़िया। हाँ, तो भैया यहाँ पहला पैराग्राफ अभी मनहर भैया ने पढ़ा, तो इसमें लिखा है अब शरीर छूट गया साक्षात्कार से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे भैया ने वो तो क्लियर करवाया कि समझना जो होगा वो जीवन रूप में चिंतन तक होगा, और फिर 4.5 क्रिया में उसको प्रमाणित करने के लिए ही वो शरीर उसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आगे की जिज्ञासा में लिखा था कि साक्षात्कार बूंद बूंद में ही होगा। तो जो भी सूचना आएगी उसको हम हर बार जी के तो देखेंगे ही, और इसके बाद ही वो साक्षात्कार या निश्चयात्मक स्वीकृतियां हम जिसको कहेंगे वो स्थिर होगी हमने। तो यहाँ साक्षात्कार से अब शरीर छूट गया, तो वो वहां पे क्या कहना चाहते हैं, और कुछ? हाँ, साक्षात्कार से शरीर छूट गया तो उसका एक एक अर्थ है कि फिर वो जो शरीर यात्रा रही उसकी उपलब्धि क्या रही जीवन को लक्ष्य पूरा करने के लिए, और फिर ये इस उपलब्धि का, ये शरीर यात्रा की उपलब्धि का आगे शरीर यात्रा में कनेक्शन कैसा बैठता है, ऐसा शरीर छूटने का आशय हो सकता है। जी भैया। तो एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा के बीच में कड़ियां क्या होती या रेफरेंस क्या बनती है जीवन में, जी। ऐसा आशय दिखता है। और ऐसे अभी आप बोल रहे हैं तो उसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि मानव चेतना की तरफ हमारा सोचना शुरू हुआ, या उस दिशा में हमारी आगे गति हो रही है। तो वहां से वो शरीर की जीव चेतना में जीने वाला, या शरीर मूलक जो जीने का जो हमारा यात्रा था, वो भी धीरे धीरे खत्म होगा, ऐसे। हाँ ठीक है, मतलब ऐसी प्रवृत्तियां हमारे में विकसित होना, तो इन प्रवृत्तियों का जो पुट है वो जीवन में रह जाता है, घटना निकल जाती है शरीर यात्रा के साथ, और जब आगे शरीर यात्रा है तो ये जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों के साथ आगे का क्रम पुनः शरीर यात्रा से शुरू होता है। जी भैया। इतना इसके बारे में कहा जा सकेगा। भैया, तो इसमें मुझे लगता है कि ये अब शरीर छूट गया, मतलब ये इस शरीर यात्रा की बात चल रही है। और इस हाँ इसमें ये तदाकार, मतलब जो साक्षात्कार हो गया, तब तक भाषा से अर्थ तक का है, अर्थ में तदाकार होने तक शरीर का प्रयोजन है। बाद में शरीर का मतलब बाद में जीवन ही उसको टेक ओवर, मतलब जीवन में जो साक्षात्कार से जो बोध होता है अ, और अनुभव होता है वो जीवन में होता है, और यहाँ से शरीर छूट गया, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ ये भी ठीक है कि अब शरीर छूट गया, मतलब यदि क्रम में देखेंगे, जैसे अम, समझने का क्रम के संदर्भ में इस विधान को देखेंगे, तो उस क्रम में शरीर मूलक जितना क्रियाकलाप है या शरीर मूलक जितना प्रवृत्तियां हैं वे विलुप्त हो गई, और आगे का जो क्रम है वह विशुद्ध जीवन दृष्टियों से समझ और बोध का अनुभव तक, इस अर्थ में शरीर छूट गया, ऐसा ऐसा निकल के आता है।
तो बातों बातों में शरीर छूट गया मतलब सरल अर्थ में आसक्तियां खत्म हो गई, जड़ आस्वादन जीवन में खत्म हो गया, ये शरीर छूट गया। जी भैया। जी भैया। बाबा जी के उत्तर से है ना ये, अब शरीर छूट गया। जी जी हाँ, है ना, हाँ ऐसा ही ये डिस्क्रिप्शन है कि बाबा जी के उत्तर से है कि अब शरीर छूट गया, यानी जो शरीर मूलक जो आसक्तियां हैं वे खत्म हो गई और समझने का कार्य जीवन में शुरू हो गया। ठीक है भैया। ठीक है ना? हम्म। जी भैया। हाँ, आगे पढ़ते हैं भैया। साक्षात्कार से होता है सच्चाई का अवधारणा। अवधारणा का मतलब अभ्यास से के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ। अवधारणा का मतलब अभ्यास से अभ्यास के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ, इसका नाम है अवधारणा। अभ्यास काय के लिए? अभ्यास अपनाने के लिए, अपना स्वत्व बनाने के लिए अभ्यास। जैसे झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए, एक अभ्यास, इसका नाम है कर्माभ्यास। सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से श्रवण, इसके बाद वस्तु का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान देना इज इक्वल टू साक्षात्कार का अभ्यास है। उसके अनुकूल जीने के लिए व्यवहार अभ्यास। यह होने से मनन हुआ, यह होने से साक्षात्कार हो गया। अब व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए। तो इस पैराग्राफ में वो बताया कि साक्षात्कार से होता है सच्चाई का अवधारणा। तो सच्चाई का अवधारणा साक्षात्कार से होता है, ऐसा बताया। और अवधारणा का जो मतलब है कि अभ्यास से प्राप्त स्वीकृतियाँ और अभ्यास के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ। अभ्यास से प्राप्त स्वीकृतियाँ जो है वो जो सच्चाई का साक्षात्कार तक है। अभ्यास के लिए जो स्वीकृतियाँ है, मतलब वो अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ, मतलब वो बाद में प्रमाणित करने के लिए भी वो जो स्वीकृतियाँ है, इसको अवधारणा बोला। अभ्यास काय के लिए? अभ्यास अपनाने के लिए, मतलब अपना स्वत्व बनाने के लिए ये अभ्यास है। जो उसमें झाड़ गाड़ते हैं अपना स्वत्व बनाने के लिए, तो ये झाड़ है, हम जो भी कर्म करते हैं तो वो अपना स्वत्व बनाने के लिए, इसको बोला कर्माभ्यास। और सर्वप्रथम शास्त्राभ्यास से, उससे श्रवण, श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद वो जो साक्षात्कार, ये सब आता है। तो ये व्यवहार अभ्यास हुआ और ये होने से मनन हुआ, मतलब व्यवहार अभ्यास से मनन हुआ और मनन होने से साक्षात्कार। साक्षात्कार जो व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए। साक्षात्कार हो गया, बाद में व्यवहार अभ्यास किसके लिए? विश्वास को प्रकट करने के लिए ये व्यवहार अभ्यास है। तो ये अभ्यास की बात की है कि अभ्यास से जो स्वीकृति बनती है या फिर अभ्यास के लिए जो स्वीकृति है उसको अवधारणा बोला है। तो अभ्यास दो है, कर्माभ्यास और व्यवहार अभ्यास। कर्माभ्यास और व्यवहार अभ्यास अपना स्वत्व बनाने के लिए है। इतना बोला है। भैया आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? ठीक है भैया, ठीक है, स्पष्ट है। और किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ, इसमें कुछ क्लैरिटी की बात बनती है तो कर सकते हैं। आगे पठन करूं? अभ्युदय के लिए अभ्यास। अभ्युदय के लिए अभ्यास। अभ्युदय क्या है? सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। इन तीनों अभ्यास का आशय समझ में आ गया। इन तीनों के अर्थ में अवधारणा है। अभ्यास से के लिए स्वीकृतियाँ इज इक्वल टू अवधारणा। अभ्यास से स्वीकृतियाँ, अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ। अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ, उसको भी अवधारणा बोला है। विश्वास को
जब देखते हैं, पहले स्वयं में विश्वास, फिर सबके साथ विश्वास, पहले संबंधों के साथ विश्वास, उसके बाद जहाँ हमारा संबंध नहीं है उनमें विश्वास। जैसा धरती तक हमारा संबंध है, मिट्टी से लेकर मानव तक सबके साथ संबंध है, उसमें विश्वास। स्वयं में विश्वास के बाद यह सब आता होता है। स्वयं में विश्वास नहीं है, इसमें संबंध में विश्वास कर ही नहीं सकते, इसलिए सारा अपराध करते हैं। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं है। जिसके साथ विश्वास हो उसके साथ क्या अपराध कर पाओगे। जैसे एक पेड़ में हम विश्वास रखते हैं, उस पेड़ के साथ हम अत्याचार नहीं कर पाएंगे। स्वयं में यदि विश्वास होता है, क्या हम अपराध कर पाएंगे। ये सब चेक बैलेंस प्रोग्राम, जांच परख कार्यक्रम के लिए ये मुद्दे बने हैं। यदि हम अपराध के लिए सामर्थ्य होते हैं तो हम स्वयं में विश्वास नहीं करते। स्वयं में विश्वास करने के बाद अपराध करते नहीं। तो इसमें जो 3 विधा से जो अभ्यास बताया है कि अभ्यास मतलब स्वीकृतियाँ जो, तो अभ्यास से स्वीकृतियाँ, अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ और अभ्युदय के लिए स्वीकृतियाँ। तो ये अवधारणा है। पहली अवधारणा, बाद में अवधारणा को प्रमाणित करने के लिए, मतलब अभ्युदय के लिए प्राप्त स्वीकृतियाँ। तो सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए जो अभ्यास है, ये भी, ये अभ्युदय, इसको अभ्युदय के, अभ्युदय के लिए अभ्यास। तो अभ्यास ये 3 के लिए, अभ्यास स्वीकृति के लिए और स्वीकृति को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास। तो इसको अभ्युदय बोला, सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित करने के लिए। तो ये विश्वास को जब देखते हैं, मतलब पहले स्वयं में विश्वास आता है, बाद में वो संबंधों में विश्वास आता है, बाद में पूरी धरती पर सभी मानव, सभी प्रकृति पर विश्वास आता है। तो ये स्वयं में विश्वास नहीं है तो संबंध में विश्वास नहीं आएगा, या फिर प्रकृति पर विश्वास नहीं आएगा। तो संबंध में विश्वास है तो अपराध नहीं करेंगे। यदि स्वयं में विश्वास नहीं है तो अपराध होगा। स्वयं में विश्वास है ही तो अपराध नहीं होगा। विश्वास के साथ अपराध होता नहीं है, ऐसा बताया। और यदि विश्वास नहीं है तो अपराध होगा। ये सब चेक बैलेंस पॉइंट है, इतना इसमें बताया। और कोई भैया आप कुछ इसमें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभ्यास पर अब अपना ध्यान चला जाना कि अभ्यास की क्या दिशा है, अभ्यास क्यों करना है। बाबा जी ने अभ्यास की ओर कैसे ध्यान दिलाया है। कल्पनाशीलता से समझना है, और कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दोनों से अभ्यास होने। तो अध्ययन और अभ्यास अंतर संबंध भी, और अध्ययन की उपलब्धि, अभ्यास की उपलब्धि, इन उपलब्धियों पर अपना भी ध्यान चले जाना। तो वो जो दीदी पूछ रहे थे, शीतल दीदी, कि डाउट कैसे क्लियर होता है, तो डाउट अभ्यास से चला जाता है। जो हम समझे हैं उसको हम अभ्यास करते हैं तो अपने में विश्वास बनता है। इस प्रकार से अध्ययन अभ्यास है। बढ़िया। जी भैया। भैया यहाँ पे जो कहा गया है स्वयं में विश्वास, तो अभी जितना सूचना है उससे एक ध्यान ये गया कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होना ही, उससे ही स्वयं में विश्वास होगा, या स्वयं के प्रति जो विश्वास है वहां से दृढ़ होगा। तो ज्ञान में भी जो 3 ज्ञान दिए गए, बताए गए हैं, उसके प्रति जो क्लैरिटी है उससे ये विश्वास बनता है। तो और कोई भी मुद्दा इसके साथ जुड़ता है भैया, क्योंकि ये विश्वास शब्द जब भी आता है तो उसकी मीन्स डेफिनेशन पढ़ते हैं या
क्लैरिटी के लिए कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो दर्शन का जितना भी चीज है, जो हम लोग अध्ययन बिंदु के जितने भी वो बिंदु कहते हैं, वो सारा जब क्लियर होगा तब ये विश्वास की पूर्णता होगी, उससे पहले नहीं होगा ये। हाँ, उसके पहले स्वयं में विश्वास पूर्णता, ये बात सही है। तो उसके पहले क्या है? तो उसके पहले स्पष्टता के साथ, यानी हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन जो हमारा हो रहा है, हम समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में अनुभव की रोशनी में परस्परता में विश्वास एक क्रम लगता है। परस्परता में विश्वास के साथ जर्नी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे परस्परता में विश्वास दृढ़ होते हैं, तो परस्परता में विश्वास दृढ़ होते हैं, ये कैसे कह रहे हैं? परस्परता में विश्वास ये कैसे कह रहे हैं? तो उसको हम कहते हैं कि अपन संबंध के साथ अपना अभ्यास शुरू होता है। तो संबंध कहाँ है? तो संबंध परिवार में है। इसलिए परिवार में संबंध और साथ साथ परिवार परिवार संबंध, संबंधों में हमारा ध्यान चला जाता है, संबंधों में रोशनी आ जाती है और उस रोशनी से हमारी स्पष्टता का क्रम शुरू होता है। तो जैसे जैसे ये विश्वास एक प्रभाव है, विश्वास है मतलब क्या कह रहे हैं इसको, कि अनुभव की रोशनी का एक प्रभाव है। उस प्रभाव के साथ हमको खुद पर विश्वास जैसा भी लगता है, परंतु जिसको हम कहते हैं ना कि भाई जिसे हम छू सकते हैं, वैसा स्थिति परस्परता में विश्वास के साथ होता है, जिसे हम महसूस करते हैं, जो जो एक प्रकार से हमारे जीने के लिए एक प्रेरणा बनती है, वे उसको परस्परता में विश्वास कहते हैं। और इस विश्वास के साथ समझने का काम तीव्रता में या प्रायोरिटी में आना, यही संबंध की सहायता है। इसमें यदि समझने का काम नहीं होता है तो ये जो प्रभाव है, प्रभाव तो रहता है परंतु हमारा स्वभाव नहीं बनता वैसे, और हम अपनी ही कुछ मनगढ़ंत अपनी कल्पना तो चलती रहती है। तो हम कुछ ना कुछ समझते हैं, है ना, और उसमें भ्रम निवारण का काम पूरा होता नहीं। उसमें कुछ हम काम कर देते हैं, कोई व्यवहार कार्य कर देते हैं, उससे चूक होना, फिर चूक होने के बाद वो गलतियों का पता ना लगना, तो ये सब से वो प्रभाव जो है वो प्रभाव ही रह गया, वो हमारा स्वभाव बना नहीं। तो ऐसा कोई क्रम इसमें दिखता है। इसलिए अनुभव की रोशनी में संबंधों में अपना ध्यान होना, और ये जो सर्वतोमुखी समाधान है, अनुकरण है, तो बेसिकली संबंधों की ही एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज से अंतर्नियोजन, शक्ति का अंतर्नियोजन, क्योंकि हम व्यवहार करते हैं तो फिर हमको व्यवहार को पुनर्विचार भी करते हैं, क्या मेरा व्यवहार इस समय सही रहा, ये पुनर्विचार आता है। और उस पुनर्विचार से न्याय की जिज्ञासाएं किसी क्षण आती हैं। तो न्याय की जिज्ञासाएं आती हैं वो उस क्षण जहां न्याय प्रदायी क्षमता हमारी स्टेक पे लगती है। तो ऐसे में
समझना अनिवार्य होने लगता है, और ऐसी स्थिति में हमें अर्थबोध हो जाना, वस्तु दिख जाना, उससे फिर स्वयं में विकास की जर्नी या स्वयं में विश्वास की जर्नी प्रारंभ होती है। तो तब तक कर्तव्य बोध से परस्परताओं में विश्वास को लक्ष्य सहित बनाए रखना, ये अभ्यास होना। इतना इसमें स्पष्टता दी जा सकती है। जी भैया। बढ़िया। जी भैया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ, एक ये अभ्यास से स्वीकृतियाँ, तो ये अभ्यास से जो स्वीकृतियाँ बनती है उसका उदाहरण बोला, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ, तो मतलब आगे अभ्यास करना है उसकी स्वीकृति, वैसा अर्थ है इसका? अभ्यास के लिए स्वीकृतियाँ। हाँ, अब अभ्यास के लिए स्वीकृतियों का मतलब है कि ये जो अभ्यास से जो हमारी स्वीकृतियां बनी, उन उन स्वीकृतियों से और आगे पूरा होने के लिए भी अभ्यास है। जैसे जितनी अपनी पात्रता अभी बनी, जितनी अपनी योग्यता बनी, उस पात्रता योग्यता को बनाए रखते हुए अग्रिम पात्रता और योग्यता विकास के लिए भी अभ्यास है। ऐसे अभ्यास की स्वीकृतियां, यह अभ्यास के लिए स्वीकृतियां हुई, जी है कि नहीं? ये है अभ्यास के लिए। इसलिए स्वयं में श्रेष्ठता का क्रम बनाए रखना, यह अपनी सतर्कता है। पूर्णता तक ये क्रम अपने में बना रहे, यह अपनी सतर्कता है। जी इसलिए, और ये इसमें एक है कि कभी भी अकेले में आ गए तो ये गिर जाता है। इसलिए परस्परता या सहअस्तित्व नजरिया, परस्परता कहिए या सहअस्तित्व नजरिया कहिए, या यूं कहें व्यवहार, यह सतत सतत बनाए रखने का अभ्यास होना। इतना समझ में आता है। जैसे व्यवहार छूट गए, ये अभ्यास छूटते हैं। इसलिए हर संबंध अवसर है। अभ्यास के लिए स्वीकृतियां बनती हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। इसलिए अभ्यास पर अच्छे से, ये एक, मुझको ऐसा लगता है कि अध्ययन अभ्यास में अध्ययन भी छूटा है अपनी अभी परंपरा में, और अभ्यास तो बहुत दूर की बात है। तो अध्ययन जैसे जैसे अपना हमको सुखद लगे, वैसे वैसे अब अभ्यास को आत्मसात करने के लिए आवश्यकता बनती है कि नहीं बनती है, इसको अपन जांच सकते हैं। इसलिए अध्ययन और अभ्यास, अभ्यास अपने कल्पना में आना, तो जैसे सूचना कल्पना में आ रही है, अब इन सूचनाओं को आत्मसात करने के लिए अभ्यास भी हैं, ये भी अपने कल्पना में साथ साथ आना।
ये अभ्यास जो है ना, ये मुझको लगता है कि इससे पता लगता है कि हमने पूरे मन से अध्ययन के जो प्रस्ताव हैं उसको स्वीकारा है या प्रभाव से स्वीकारा है। तो यदि हमने पूरे मन से स्वीकारा है तो अभ्यास के लिए प्रेरणाएं आएंगी और व्यक्ति स्वयं बदलाव के लिए प्रयास करेंगे, परस्परता को स्वीकार करेंगे। तो तीन प्रकार से अपने में गतियां दिखती हैं अभ्यास से। पहला है कि हम समझने को तैयार होते हैं। ये एक एक स्थिति है। ऐसा देखने में आता है कि जैसे जैसे ये शब्दों से हम पारंगत होते हैं, एक उसका लॉजिक बनने लगता है, एक फ्लो आता तो है ही, जो भी मेहनत करेगा। आपको आश्चर्य लगेगा, अभी छोटी में पिछले 6-7 साल पहले की एक आपको संस्मरण सुनाता हूँ कि ऐसे ही गवर्नमेंट के शिक्षक आए थे, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग के शिक्षक आए थे। मानव व्यवहार दर्शन पुस्तक चल रहा था, तो ऐसे दोपहर के समय में गोष्ठियां रखते थे। तो हर एक जना अपने अपने रूम में गोष्ठी करते थे और गोष्ठियों में सहभागी होने के लिए मैं भी जाता था। तो एक दिन एक शिक्षक बोले, भैया आप को ये व्यवहार दर्शन मैं सुनाऊं? मैंने कहा सुनाइए भैया। तो उन्होंने कम से कम, मैं चाहूं तो ये पूरी पुस्तक ऐसे आपको बता सकता हूँ। अब कोई भैया आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। हेलो, आप बताएं। भैया आपकी आवाज डिस्टरबेंस बहुत। हाँ, अब देखिए आवाज आ रही अभी है? ठीक है भैया। जी जी जी। नमस्ते। हाँ भैया, आ रही है अभी। नमस्ते, अब आ रही है? जी भैया, अब एकदम क्या अभी भी बिल्कुल कट ठीक है। के है? नहीं, अभी अभी क्लियर हो ठीक रही है ना? तो जी जी अभी क्लियर हो रही है? ठीक है, अरे बढ़िया। जी। तो वो कहाँ तक अपन सुने? नहीं, वैसे कट के आ रही थी, लेकिन समझ में तो आया। कोई टीचर थे जो पठन हाँ मानव व्यवहार दर्शन के हाँ, पठन के लिए थे। पठन के लिए आए थे। तो उन्होंने 2 अध्याय ऐसे बता दिए भाई, याद करके। तो और उन्होंने कहा कि मैं पूरी पुस्तक आपको कुछ समय के बाद ऐसे बता दूंगा। तो अब सोचिए, कोई व्यक्ति मानव व्यवहार दर्शन पूरा का पूरा यदि मुखोद्गत करके बताए तो वो फ्लो तो बन गया उनको। तो ऐसे में ऐसे लग सकता है कि मुझको तो ये बन रहा है। हाँ, आ रही आवाज? अभी नहीं आ रही थी, अभी आ रही। अभी आ रही ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए कट हो गया था। अब आ रही है? जी भैया। हाँ, तो इसके तर्क बन सकते हैं, हम तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, भाषा भी बन सकती है। तो ऐसे में ऐसा लग सकता है कि हमको तो आ गया, परंतु वैसे अर्थ को पहचानने के लिए जो अभ्यास है, अभ्यास यदि हमारे छूटते हैं तो फिर केवल भाषा ही रह जाती है। तो भाषा का तो उपकार है ही, खैर सुनने वाले को तो भाषा से उपकार हो सकता है, परंतु अपनी तृप्ति तो नहीं होगी ना। तो इसलिए इन तर्कों के साथ में जो व्यवहार अभ्यास होने हैं, ये भी अपने कल्पना में बराबर चलते रहने से ऐसे व्यवहार हमसे होने पर एक अभ्यास आवश्यक लगता है। इस अभ्यास से
निष्कर्ष आते हैं और उन निष्कर्षों से जो हम पढ़ रहे हैं उसके अर्थ समझ रहे हैं, उन अर्थों के पास पहुंचने के लिए निष्कर्षों की कड़ियां अपने में होने से मुझको लगता है कि हमारी गतियां हम पहचान सकेंगे। ठीक है, आगे आगे बढ़े। जी भाई। इसलिए अभ्यास जो है अवधारणा के लिए बात बना। अवधारणा किया है पूछा, साक्षात्कार से प्राप्त स्वीकृति। साक्षात्कार क्या चीज है? शुभ के लिए स्वयं में विश्वास करना शुभ है। स्वयं में विश्वास के लिए हमको जितना भी सूचना मिलती है, शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु होती है, वस्तु को हम अपनी कल्पना में भर लेते हैं, वो होने से साक्षात्कार हुआ। इसका जो बुद्धि में स्वीकृति हो गया उसका नाम है अवधारणा। अभ्यास है ये, इसमें इस पैराग्राफ में बताया कि अभ्यास अवधारणा के लिए है। अवधारणा क्या है? तो जो साक्षात्कार से जो प्राप्त स्वीकृति है उसको जो अवधारणा, उससे पहले साक्षात्कार होता है, बाद में अवधारणा होता है। जो शब्द है, शब्द का अर्थ है, तो अर्थ जो शब्द का अर्थ है, तो अर्थ हमारी कल्पनाशीलता में भर जाना, उससे साक्षात्कार होता है। उसकी जो स्वीकृति है बुद्धि में होती है, तो वो अवधारणा है। ऐसा इसमें बताया। बढ़िया बढ़िया। आगे पठन करूं? हाँ भैया, पढ़ सकते हैं। अध्ययन अभ्यास से हमारा मन वृत्ति बदलने का रास्ता बनता है कि नहीं बनता है? देख लो। मन प्रवृत्ति का बदलना किया अपराध से न्याय की ओर, अपराध प्रवृत्तियों की ओर से न्याय प्रवृत्तियों की ओर बदलना ही है। मन प्रवृत्तियों का बदलना जो है गुणात्मक परिवर्तन यही है। साक्षात्कार की जगह आने से हम मानवीयता के पक्षधर हो गए। दूसरे विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। साक्षात्कार में आने से मानव चेतना का पता लगने लगता है, विकसित चेतना का ज्ञान होता है। यही मानवीयता विकसित चेतना रूप में अनुभव में जाकर पूरा हो जाता है। उसके मानवीयतापूर्ण नाम दिया है। अनुभव आने से मानव का स्वभाव आ जाता है, उसमें दया कृपा करुणा आ जाता है। अनुभव मूलक विधि से जीने के स्वरूप का नाम है मानव चेतना। अनुभव में तीनों चेतना का ज्ञान समाया रहता है। अनुभव के बाद मानवत्व स्वरूप में जीना बन ही जाता है। मानवत्व स्वरूप में जीने का मॉडल है समाधान समृद्धि। मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की सूत्र व्याख्या होने लगती है। इस तरह उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम तो ऐसा ही है। न्याय क्या है? संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, उभय तृप्ति पाना, संतुलन पाना। मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन पाना, मानव के साथ संतुष्टि पाना परस्पर। इससे अच्छा क्या होगा? तो इस पैराग्राफ में जो बताया है कि अध्ययन अभ्यास से हमारा मन प्रवृत्ति बदलने का रास्ता बना है। मतलब मन प्रवृत्ति है, पहले जो आपराधिक मन प्रवृत्ति थी वो अब न्याय के रूप में है। तो न्याय प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्तियों से न्याय प्रवृत्तियों में जो गुणात्मक परिवर्तन है ये साक्षात्कार से होता है। ये जे दूसरी विधि से मानवीयता को स्वीकारे बिना, એટલે કે मानवीयता को स्वीकारे बिना, चाहत बिना साक्षात्कार होता ही नहीं। अभी हमारी स्वीकृति नहीं है। जो जो प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति करते रहे तो साक्षात्कार नहीं होगा। न्याय प्रवृत्ति से ही या फिर मानवीयता को स्वीकारने से ही, उसकी चाहना से ही साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार में आने से क्या होता है? तो मानव चेतना की पहचान होती है।
वो विकसित चेतना का ज्ञान होता है। और उस क्रम में जो मानवीयता है, विकसित चेतना, उस रूप में अनुभव में जाकर ये मानवीयता पूरी होती है या फिर विकसित चेतना पूरी होती है, तो उसका नाम दिया मानव चेतना। तो ये मानव चेतना, ये तीनों चेतना का ज्ञान इसमें होता है, मानव चेतना, देव चेतना और दिव्य चेतना। ये अनुभव के बाद ये जीना, जो अनुभव के बाद जो प्रमाण के साथ जीना होता है, तो मानवत्व स्वरूप में हम जीना बन जाता है। तो उससे मानवत्व का स्वरूप में जीने का मॉडल क्या है, तो मानवत्व स्वरूप में जीना मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक जीना, ये मानवत्व का स्वरूप है। और मानव चेतना पूर्वक जीना शुरू करते हैं तो उसके बाद में वो जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है उसकी सूत्र व्याख्या होने लगती है। और उसके बाद हमारा एक उपकार करने का अधिकार आ जाता है। उपकार करने का अधिकार जो अनुभव और प्रमाणित होने के बाद उपकार करने का अधिकार आ जाता है। क्रम ऐसा है, मतलब न्याय क्या है, संबंध की पहचान, पहले संबंध है, उसकी पहचान, मूल्यों को निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति, और उसके बाद संतुलन पाना। मतलब मनुष्य का जो प्रकृति के साथ है संतुलन है, मनुष्य का मनुष्य के साथ है संतुष्टि। तो बाबा जी ने बताया इससे अच्छा क्या होगा, तो वही चाहते हैं, हमारी चाहना यही है कि हम संतुष्टि चाहते हैं और संतुलन चाहते हैं। इसमें भैया कुछ जोड़ना है और किसी को कुछ जोड़ना हाँ, है? और किसी को कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। भैया आप कुछ हाँ ठीक है भैया, सुस्पष्ट है मेरे अनुसार। जैसा आप उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो फ्लो तो अब बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत एक बढ़िया। एक जानना था कि ये मानवत्व बताओ। है, तो मानवत्व में वो अनुभव प्रमाण के बाद में है कि प्रमाणित होने के बाद में मानवत्व की शुरुआत है, कि अनुभव के बाद प्रमाण तो होता ही है, प्रमाण के बाद का है कि अनुभव के बाद की? हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। इसको ऐसे देखते हैं भैया, ये एक अंतर संबंध है। देखिए कितना आपको समझ में आता है। व्यक्ति और वस्तु, तो ये समझ में आता है कि हम सब व्यक्ति हैं, व्यक्ति हैं। कल जैसे बात आ रही थी, होने के रूप में अभी वस्तु है, पर हम वस्तु है ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम अभी भ्रमित हैं। तो भ्रमित रूप में व्यक्ति रहता है, और व्यक्ति रहता है तो व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व भी रहता है। तो अब ऐसे ऐसे व्यक्ति, तो व्यक्ति के रूप में हमारा प्रारंभ होता है अध्ययन, हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होता है, हमारा प्रतिभा क्षेत्र में भी विकास होता है, और हम अनुभवी हो जाते हैं, तो होता है वस्तु। तो अनुभव में हुआ वस्तु। तो ऐसे में क्या हुआ, वस्तु हुआ, मतलब अस्तित्व में जो सत्य है अपने स्वयं के सहित, तो ये हमारा स्वत्व बना, यानी हमको समझ में आया। तो हम व्यक्ति भी रहे और हम एक वस्तु बन गए। ये एक सुंदर अपने में स्थिति आई। तो जैसे ही वस्तु हो गए, तो उस वस्तु में एक सर्व नाम का भाव जुड़ता है। अब ये वस्तु हुआ सार्वभौमिक।
सार्वकालिक। तो ऐसा वस्तु जो व्यक्ति रूप में है प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ऐसे अब ये जो प्रमाण आते हैं तो पुनः वस्तु और व्यक्ति ये प्रमाण आता है। अब ये प्रमाण आगे बढ़ता है। ऐसे स्थिति में ये जो प्रमाण का फैलाव है वह फैलाव जागृत मानव परंपरा के रूप में होता है। तो जागृत मानव परंपरा के रूप में ये जो मानवत्व है यह मानवत्व वस्तु के रूप में स्थापित होता है, जिसको अपन स्थापित संबंध, स्थापित मूल्य कहते हैं। तो मानवत्व वस्तु के रूप में स्थापना होना और ऐसा मानवत्व सभी के लिए एक्सेसिबल बनना, सुलभ बनना, ऐसे मानवत्व की शिक्षा होना, ऐसे मानवत्व के लिए व्यवस्था होना। इस प्रकार से मानवत्व प्रमाण के फैलाव में प्रमाण की तृप्ति के साथ परंपरा बनने पर मानवत्व है। इस प्रकार से समझ में आता है। तो अनुभव में स्वत्व है, अनुभव में स्वतंत्रता है, अनुभव में स्वराज्य है। स्वतंत्रता और स्वराज्य का प्रमाण, प्रमाण का मतलब है जागृत मानव परंपरा, और जागृत मानव परंपरा में वस्तु क्या समझ में आता है तो है मानवत्व। इस रूप में मानवत्व को अपन पहचान सकते हैं। जी भाई। कुछ समझ में आता है? जी भाई। तो मतलब ये वास्तविकता ही है, वास्तविकता मतलब वस्तु वो वो वस्तु रूप में हो जाना, मतलब वास्तविकता मतलब वो जो चारों आयामों में एक सूत्रता और पांच स्थिति में एक सूत्रता, चार आयाम और पांच स्थिति में जो एक सूत्रता है उसको वो हम जो वास्तविकता बोलते हैं या फिर वस्तु बोलते हैं। तो यही हाँ मानवत्व मतलब ये फैलाव परंपरा तक ही है। हाँ, प्रमाण। जागृत मानव परंपरा में जो प्रमाण है उस प्रमाण हम्म। को हम मानवत्व कहते हैं। जी भैया जी। हर हर आयाम को अपन देखें तो उसमें हमें मानवत्व ही नजर आएगा, हम्म। है जी ना? भैया। और तो प्रमाण ये की परंपरा होगी। और प्रमाण की परंपरा होगी। चाहे कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यवस्था जहां पांच आयाम से हम जुड़ते ही हैं। शिक्षा संस्कार आयाम को देखा तो भी मानवत्व दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संयम आयाम देखा तो भी मानवत्व दिखाई दे रहा है। उत्पादन आयाम को देखा तो भी मानवत्व है। विनिमय आयाम को देखा वहां भी मानवत्व दिखाई दे रहा है। और न्याय सुरक्षा आयाम को देखा यहाँ भी मानवत्व ही दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां कितनी भी हों परंतु हर परिस्थिति में मानवत्व ही हमको स्पष्ट रूप में हमको समझ में आ रहा है। ऐसी स्थितियों को कहेंगे मानवत्व, है कि नहीं? जी भैया। बढ़िया। छोटे छोटे उदाहरणों से हम पहचान सकते हैं। मूड मूड अच्छा होगा तो व्यवहार है, मूड अच्छा नहीं होगा तो चला गया व्यवहार। जैसे क्लास में रहते हैं तो कुछ अलग व्यवहार है, क्लास के बाहर कुछ अलग व्यवहार है। परिवार में रहते हैं तो अलग व्यवहार है, बाजार जाते हैं तो अलग व्यवहार, बीमार होते हैं तो अलग व्यवहार, पैसे की सोचते हैं अलग व्यवहार, बैंक में अलग व्यवहार, बस में बैठते हैं अलग व्यवहार। अपन अभी हमारी जिंदगी का हर आयाम देखिए, हर आयाम को देखते हैं कुछ तो अलग, कुछ तो अलग, कुछ तो अलग। तो ये सारा कंफ्यूजन है। तो खोजने की वस्तु हो गई, मानवत्व कहाँ है? खोजने की वस्तु हो गई। तो प्रमाण परंपराओं में
यह सुलभ है, मानवीयता ही सुलभ है, तो वही मानवत्व है। अभी एक तर्क के लिए मान लीजिए, कल्पना करते हैं आप उत्पादन से जुड़े हुए हैं, कल्पना करते हैं अगर हम आपसे चर्चा करें, भैया उत्पादन क्यों कर रहे हो, क्या उत्तर है? समृद्धि के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए, है ना? और क्या उत्तर हो सकता है? स्वायत्त 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 होने के लिए, और क्या उत्तर हो सकता है? स्वायत्त किस लिए? सदुपयोग, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता, और बढ़िया, सुखी होने के लिए, मतलब प्रयोजनशीलता। हाँ, क्या जो बोले? समाधान समृद्धि के लिए, समाधान बढ़िया, समृद्धि के लिए, बहुत अच्छा। तो समाधान समृद्धि किस लिए? वो जो निरंतर सुखी होने के लिए, ये परंपरा या परंपरा के लिए भी समाधान समृद्धि, क्योंकि उसके बाद ही ये उसकी परंपरा होगी। बहुत अच्छा, बढ़िया। तो ये जैसा अपना तर्क में फ्लो चलता है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा फ्लो व्यवहार में भी आना कि नहीं? हम्म। और व्यवहार में आते समय अपन भूल गए इसको, तो क्या हो सकता है? उत्पादन कहाँ पहुंच जाएगा? सुविधा संग्रह, बढ़िया। विनिमय कहाँ पहुंचेगा? विनिमय शोषण में, बढ़िया। तो शिक्षा कहाँ पहुंच जाएगी? अच्छा व्यापार हो जाएगा। बढ़िया भैया, पूरा काम चौपट हो गया। अब मानवत्व कहाँ गया? मानवत्व, तो हमें मानवत्व ये समझ में आए, तो हम आप सबको ये सब आयामों में जो अभ्यास होने हैं, हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर अपना आयाम में ये अभ्यास, अब अपने को मानवत्व पता लग गया कि ये तो प्रमाण की परंपरा है, ये ठीक है, उसमें निरंतरता होगी, परंतु अब अपने हर कार्य व्यवहार में, हर सोच विचार में क्या मानवत्व का अभ्यास हमारा हो सकता है? यही अपनी अवधारणा के लिए प्रयास है। कितना बढ़िया। बहुत बढ़िया। हम्म, खूब अच्छा है भैया। तो मुझको लगता है मानवत्व वाले मुद्दे पर आप संतुष्ट हैं। तो अभी जी अपन व्यक्ति हैं, है ना, व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, होने को हैं, परंतु ऐसा वस्तु होने के लिए, अपनी वास्तविकता होने के लिए हमें समझदारी या अनुभव की आवश्यकता है। फिर ऐसा अनुभव वस्तु हमारा त्व होने पर हम पुनः व्यक्ति के रूप में आते हैं, तो वह व्यक्ति मानवत्व के साथ है, और एक जागृत मानव परंपरा में प्रमाण प्रस्तुत करने पर, और ऐसा प्रमाण का लोकव्यापीकरण होने पर जागृत मानव परंपरा की स्थापना, तो यहाँ पर हम कह सकेंगे यह मानवत्व है, यह मानवत्व है। भैया ठीक है, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अवश्य दीदी। हाँ, जैसे अभी जितनी चर्चा हुई तो एक और भी ध्यान गया कि ये जो आपने अभी ध्यान दिलवाया कि अनुभव से जो हम व्यक्ति से वस्तु है इस तरफ हमारा मीन्स वो डायरेक्ट होता है, या डायरेक्शन हमारा ऐसे बदलता है कि वास्तविकता हूं मैं, तो वहां ये भी जुड़ जोड़ पाई मैं अभी कि इसीलिए उसको दृष्टापद कहा है कि वहां मैं व्यक्ति नहीं हूँ या मैं वस्तु हूँ, वास्तविकता हूँ, वो अनुभव से मीन्स ध्यान जाता है, इसलिए उसको वहां पे वो दृष्टापद कहा है, अनुभव से वो दृष्टापद आया। तो मैं उसको अभी ऐसा जोड़ के देख रही थी, क्योंकि हमने जब ये डॉक्यूमेंट में पठन शुरू किया तो जो अध्ययन और अभ्यास है उसी में आगे आया था कि प्रमाण का अभिव्यक्ति का नाम है जागृति और दृष्टापद का नाम है अनुभव। तो वो तब तो हमने चर्चा की थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि उसको मैं कैसे जोड़ूं। तो आज मैंने अभी जो हमारी चर्चा हुई इससे इतनी क्लैरिटी हुई मेरी, तो ये ठीक है भैया।
बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा है ये। तो ऐसे कुछ कुछ तर्क विकसित होने लगते हैं अपने को। तो व्यक्ति से वस्तु होने पर व्यक्तिवाद से मुक्त होता है व्यक्ति। तो ऐसे जी व्यक्तियों में नहीं फंसते। अभी जबरदस्त व्यक्तिवाद है। जी किसी व्यक्ति से लगता है इससे सुख मिलता रहता है, किसी व्यक्ति से लगता है मिलता नहीं है। ऐसे व्यक्तिवादी कार्यक्रम है। व्यक्तिवाद है, समुदायवाद है, इसमें मानवत्व कहाँ है? तो इसलिए वस्तु अपने को पहले ही मिल गया है। तो हमारा भी ध्यान शुरू से ही रहे कि हम स्मरण में रखते हैं कि हम वस्तु हैं। और तो धीरे धीरे हम भी व्यक्तिवाद से निकलकर वस्तु की तरफ ध्यान दें। ऐसा अपना एक आप सबका अपना अभ्यास हो जाए कि अपन वस्तु के लिए प्रेरित हैं, वस्तु की ओर अपना ध्यान हो। उसमें व्यक्ति समाया ही है, कौन छूटता भला, जी है ना? पर ये संवेदनाओं के तंत्र में व्यक्तियों को संभालने जाते हैं, वस्तु छूट जाता है। और कब बिल्कुल व्यक्तिवाद हो जाता है पता ही नहीं लगता अपने को। जी हम्म, बहुत अच्छा। इसलिए वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य, ऐसे सत्यताओं की जानकारी अपने को लेकर और अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक चल रहा है ना? जी भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। नमस्ते। जी भैया नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते, नमस्ते सभी।